देखिए, राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नए वंश की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे परमार वंश के इतिहास की। तो सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रियासतों के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी जगहों पर शासन किया था। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती है ये जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण से हमें परमारों के बारे में जो है वो जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा एक किताब है नव सासांग चरित्र, तो इस किताब से कुछ जानकारियाँ मिलती है। एक अभिलेख है पटनारायण मंदिर अभिलेख। तो पटनारायण मंदिर अभिलेख से जो है परमारों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। यह अभिलेख जो कि सिरोही से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की, जो कि चंद्रवरदाई का है। तो इन सबसे हमें जो है वो परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। स्कंद पुराण से, नव सासांग चरित्र से, पटनारायण मंदिर अभिलेख से तथा पृथ्वीराज रासो से। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने इनकी जो है कौन कौन सी जगह पर रियासतें थी। जैसे आबू, मालवा, वागड़, किराड़ू तथा जालौर, ये इनकी प्रमुख रियासतें थी। तो सबसे पहला हम बात करेंगे आबू के परमारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं आबू के परमारों की। जैसे बात करें परमारों के संस्थापक की या आदि पुरुष की, तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है धूमराज को। लेकिन इनकी जो वंशावली शुरू होती है, हमें जो इनकी परमार वंश के जो वंशावली मिलनी शुरू होती है वो होती है उत्पल राज से। तो परमार वंश का संस्थापक हो जाता है धूमराज, और इनकी वंशावली जहां से मिलना शुरू होती है उनका नाम है उत्पल राज। इसके बाद अगला राजा आता है धरणीवरा। परमार वंश का जो महत्वपूर्ण राजा है वो है धरणीवरा। जैसे बात करें धरणीवरा की, तो जब आबू में परमार राज कर रहे थे उसी समय गुजरात में जो है वो चालुक्य राज कर रहे थे, और इस समय चालुक्य जो है वो आबू के परमारों पर आक्रमण कर देता है। और इस समय जो गुजरात का जो राजा था वो था मूलराज प्रथम, जो कि चालुक्य राजा है। चालुक्य जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं, ये आबू के परमारों पर आक्रमण कर देता है, गुजरात का शासक है। तो ये धरणीवरा पर जो है वो आक्रमण कर देता है, और धरणीवरा वहां से भागकर जो है ये आबू से भाग जाता है और अस्थिकुंडी के राजा धवल के पास चला जाता है। धवल जो है ये राठौड़ था। तो गुजरात का चालुक्य राजा मूलराज प्रथम जो है वो आबू के परमार राजा धरणीवरा पर आक्रमण करता है, और धरणीवरा वहां से भागकर अस्थिकुंडी के राजा धवल राठौड़ के पास चला जाता है। अस्थिकुंडी जो है ये पाली में एक जगह पड़ती है। जैसे बात करें धरणीवरा की, तो इन्होंने अपने राज्य को जो है वो 9 भागों में बांटा था। इस कारण इसका राज्य जो है वो 9 कोटी मारवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अगले राजा की बात करें, अगला राजा आता है धंधुक।
इस बार फिर धंधुक के टाइम जो है वो गुजरात के चालुक्य दोबारा आक्रमण करते हैं, और इस बार आक्रमण करने वाले थे भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम जो है इस बार आबू के परमारों पर आक्रमण करते हैं, और धंधुक वहां से जो है वो भाग जाता है। आबू से जो है यहाँ से धंधुक भाग जाता है और भागकर भोज परमार के पास चला जाता है। भोज परमार जो कि मालवा का राजा था, और उस समय ये जो है ये चित्तौड़ में था। तो गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम जो है वो आबू के परमार राजा धंधुक को जो है यहाँ पर आक्रमण करता है, और धंधुक वहां से भागकर जो है मालवा के राजा भोज परमार के पास चला जाता है, जो कि उस समय चित्तौड़ में था। भोज परमार की बात करें तो इन्होंने जो है वो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में कुमारपाल चालुक्य जो है वो समिधेश्वर मंदिर के नाम से चेंज कर देता है, और उसी मंदिर को मोकल जो है वो पुनर्निर्माण करवाता है, जिसे हम मोकल का मंदिर भी कहते हैं। और वहां पर जो है वो भगवान शिव की जो अद्भुत प्रतिमा होने के कारण हम उसे जो है वो अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। जैसे बात करें इस धंधुक की, तो इस धंधुक की जो है एक बेटी थी लाहिणी। लाहिणी नाम की इसकी एक बेटी थी, और इस लाहिणी ने जो है वो बसंतगढ़ में एक तो सूर्य मंदिर हुआ करता था, और एक सरस्वती बावड़ी हुआ करती थी। इनका जो है वो पुनर्निर्माण करवाया था। तो गुजरात का चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम जो है वो धंधुक पर आक्रमण करता है, और धंधुक वहां से भागकर जो है वो मालवा के परमार राजा भोज परमार के पास चला जाता है, जो कि उस समय चित्तौड़ में था। धंधुक की एक बेटी थी लाहिणी, और लाहिणी ने जो है वो बसंतगढ़ में जो है वो सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का जो है यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया था। कालांतर में सरस्वती बावड़ी का तो लाहिणी के नाम पर लाहिणी बावड़ी हो जाता है। तो ये धंधुक से संबंधित प्रमुख बातें थी। इसके बाद अगला राजा आता है विक्रमदेव। विक्रमदेव की बात करें तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी महामंडलेश्वर की। तो महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने वाला था विक्रमदेव। जैसे जब हम चौहान वंश को पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अर्णोराज तथा कुमारपाल चालुक्य में जो है वो आपस में युद्ध हो जाता है, उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। अर्णोराज तथा कुमारपाल चालुक्य के बीच में इनके बीच में जो है वो संघर्ष शुरू हो जाता है, और इसमें जो है अर्णोराज तथा कुमारपाल के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें विक्रमदेव ने भाग लिया था। शुरू में जैसे बात करें विक्रमदेव की, तो शुरू में ये कुमारपाल की तरफ से आया था, लेकिन बाद में ये अर्णोराज से मिल जाता है। इस बात से कुमारपाल चालुक्य जो है वो नाराज हो जाता है और विक्रमदेव को वहां से हटा देता है, और विक्रमदेव को हटाकर जो है ये यशोधवल को नियुक्त कर देता है। तो हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि आबू के कौन से परमार राजा ने चौहान तथा चालुक्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था। तो विक्रमदेव ने जो है उसमें भाग लिया था। कुछ यहाँ से ही इनके बारे में यहाँ जो है हमें कुछ जानकारियां भी मिलती है। जैसे एक राइटर हुए हैं हेमचंद्र, इनकी एक किताब है द्व्याश्रय महाकाव्य। तो हेमचंद्र की बुक द्व्याश्रय महाकाव्य से इस बात की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे बात करें जिन मंडनोपाध्याय, तो जिन मंडनोपाध्याय की एक पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध। इस किताब से भी जो है इसकी जानकारियां मिलती है कि विक्रमदेव ने इनके बीच में जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था।
जैसे बात करें, जब कुमारपाल चालुक्य यशो धवल को नियुक्त कर देता है विक्रमदेव को हटाकर, इस यशो धवल के दो प्रतापी पुत्र होते हैं, एक का नाम है धारावर्ष और एक का नाम है प्रहलादन देव। तो अब हम बात करेंगे अगले राजा धारावर्ष की। तो अगला जो महत्वपूर्ण राजा है वो है धारावर्ष। जैसे बात करें धारावर्ष की, तो इसके समय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कायंद्रा का युद्ध। (1178) का युद्ध है, सिरोही में जो है ये जगह पड़ती है। जैसे बात करें किन किन के बीच में हुआ था, तो उस समय मोहम्मद गोरी जो है वो आक्रमण करता है। तो 1178 का जो है ये प्रसिद्ध युद्ध है, कायंद्रा का युद्ध है। और उस समय जो गुजरात का जो राजा था वो था मूलराज सेकंड। क्योंकि मूलराज सेकंड उस समय छोटा बच्चा था, इसलिए इस युद्ध का नेतृत्व करती है उनकी मां नायिका देवी। और इसमें जो है वो चालुक्यों का साथ देने के लिए आए थे, एक तो धारावर्ष, इसके अलावा जैसे बात करें नाडौर का जो चौहान राजा था केलन, वो इस युद्ध में इनका साथ देने के लिए आया था, तथा जालोर का जो संस्थापक था कीर्तिपाल। इन सब ने जो है वो गुजरात के चालुक्यों का जो है वो मोहम्मद गोरी के खिलाफ सहायता करी थी, और इसमें युद्ध में जो है वो मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो कायंद्रा का युद्ध 1178 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जो है गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज सेकंड पर आक्रमण किया था, जिसमें नायिका देवी जो कि मूलराज सेकंड की माता थी, वो इस युद्ध में जो है नेतृत्व करती है। और इस युद्ध में चालुक्यों का साथ देने के लिए धारावर्ष, केलन तथा कीर्तिपाल ने जो है इनका साथ दिया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को जो है हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जैसे 1206 में जो है वो दोबारा कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है। तो गुजरात पर दोबारा 1206 में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक दोबारा आक्रमण करता है। इस बार भी जो है वो धारावर्ष साथ देने के लिए जाता है गुजरात का, लेकिन इस बार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जीत जाता है, और यहाँ के तमाम मंदिर जो है वो तोड़ता हुआ आगे निकलता है। इसके बाद जैसे बात करें, जब कुतुबुद्दीन के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश एक बार फिर से जो है वो गुजरात पर आक्रमण करता है। तो इस बार आक्रमण करता है इल्तुतमिश। आबू में उस समय परमार राज कर रहे थे, और परमारों के नीचे जो है वो यदुवंशी राज किया करते थे, और ये एक जो है यादव राजा था सिंघन। ये एक साथ जो है वो आबू के परमारों पर आक्रमण करता है। एक तरफ इल्तुतमिश आक्रमण करता है और एक तरफ यादव राजा सिंघन जो है वो परमारों पर आक्रमण करता है। और इस वर्ष भी जो है वो धारावर्ष जो है वो यहाँ गुजरात के चालुक्यों का साथ देने के लिए आता है, लेकिन इस बार धारावर्ष को बुलाने वाले थे वीर धवल। वीर धवल बाघेला, चालुक्यों की एक शाखा होती है बाघेला। तो इस वर्ष जो है वो धारावर्ष जो है इनका साथ देने के लिए आता है, और गुजरात को जो है वो दुश्मनों से बचा लेता है। ये जो वीर धवल था, इसके जो वस्तुपाल और तेजपाल नाम से मंत्री हुआ करते थे, जिनका हम नाम पढ़ते हैं कि आबू में इन्होंने जो है वो प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने। वो इस वीर धवल जो है इनके मंत्री हुआ करते थे ये दोनों। जैसे बात करें धारावर्ष की, तो धारावर्ष के बारे में कहा जाता है कि ये एक तीर से जो है वो एक साथ तीन भैंसों को जो है वो मार दिया करता था। और धारावर्ष की बात करें तो इनका जो है
ये पटनारायण मंदिर अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। पटनारायण मंदिर अभिलेख जो है वहां से धारावर्ष के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। पटनारायण मंदिर के पास जो है वो मंदाकिनी कुंड है, वहां पर धारावर्ष की जो है वो तस्वीर लगी हुई है। इसके बाद धारावर्ष के बाद अगला राजा बनता है प्रहलादन देव। धारावर्ष का छोटा भाई था। जैसे बात करें प्रहलादन देव की, तो इन्होंने एक नगर बसाया था प्रहलादनपुर नाम से, जो कि ये नगर जो है आज भी गुजरात में स्थित है, जिसे हम जो है वो पालनपुर के नाम से कहते हैं। पालनपुर नाम से हम जानते हैं। प्रहलादन देव ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ पराक्रम व्यायोग। तो प्रहलादन देव ने एक तो प्रहलादनपुर नाम से नगर बसाया था, जिसे हम गुजरात में जो है वर्तमान में पालनपुर के नाम से जानते हैं, और एक इन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखा था पार्थ पराक्रम व्यायोग। जैसे बात करें प्रहलादन देव की, तो इसके समय जो अजमेर का जो पृथ्वीराज चौहान था वो आक्रमण करता है, और पृथ्वीराज चौहान के इस आक्रमण को जो है प्रहलादन देव ने विफल कर दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण को विफल करने वाला आबू का कोई राजा था, तो वो था प्रहलादन देव। इसके बाद अगला राजा बनता है सोम सिंह। जिससे बात करें सोम सिंह की, हम पढ़ रहे थे कि वस्तुपाल और तेजपाल को पढ़ रहे थे, और जिसमें से जो तेजपाल था उनका एक बेटा था लूण सिंह, जिनको हम सही कहे तो उनको लावण्य सिंह भी कहते थे, लूण सिंह या लावण्य सिंह। तथा इनकी पत्नी थी अनुपमा देवी। तो तेजपाल ने जो है वो अपने बेटे लूण सिंह तथा अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए जैन मंदिर बनवाया था, नेमिनाथ जैन मंदिर। तो इन्होंने जो है नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोम सिंह के बाद अगला राजा बनता है प्रताप सिंह। जिससे बात करें प्रताप सिंह की, तो इन्होंने मेवाड़ के जो जैत्र सिंह था, इन्होंने मेवाड़ के जैत्र सिंह को जो है वो पराजित कर दिया था, और पराजित करके चंद्रावती पर जो है वो अधिकार कर लिया था। तो प्रताप सिंह ने जो है वो मेवाड़ के जैत्र सिंह को हराया था। वही जैत्र सिंह भूतालय के युद्ध वाला जैत्र सिंह को हराकर जो है वो चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। और प्रताप सिंह के एक ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे देलन नाम से। इस देलन ने जो है वो पटनारायण मंदिर अभिलेख का जो है पटनारायण मंदिर जो था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो पटनारायण मंदिर का पुनर्निर्माण। इसके बाद अंतिम राजा बनता है विक्रम सिंह। इस विक्रम सिंह की बात करें तो यहाँ से हमें जो है वो आबू के परमारों की एक उपाधि मिलना शुरू हो जाती है, रावल या महारावल। और इसके बाद जालोर के जो चौहान थे वो शक्तिशाली होते जा रहे थे, और कहते हैं कि जालोर के जो चौहान थे उन्होंने आबू के परमारों का जो है वो पश्चिमी भाग दबा लिया था। और जब 1311 में जब जालोर का पतन होता है, वहां से एक व्यक्ति निकलता है लुम्बा देवड़ा। जालोर के पतन के बाद जो है वहां से एक व्यक्ति आता है लुम्बा देवड़ा, और वो आबू के परमारों पर आक्रमण करके जो है आबू तथा चंद्रावती पर अधिकार करता है, तथा आबू में जो है वो चौहान वंश के देवड़ा शाखा का यहाँ पर जो है वो शासन स्थापित कर देता है। इसके बाद जो परमार वंश है उनका जो है वो पतन हो जाता है।
तो ये परमार वंश का इतिहास था।